हेलो थियन फैमिली। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी को बढ़िया होना भी चाहिए। तो चलो बिना किसी बकवास के जल्दी से अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था जियोयान नरवाल स्नेक को सिस्टर बिंग जुआन को दे देता है और वहां से निकल जाता है, जिसके बाद जियोन एक माउंटेन रेंज के ऊपर अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है और उसकी जो स्पिरिचुअल पावर होती है रैंक 3 तक प्रमोट हो जाती है। साथ ही साथ जियोयान को एक ड्यूक्यू स्किल भी मिल गई थी जिससे वो वहां पे प्रैक्टिस कर रहा था और उसका नाम था फोर्स एंड मैन्युफैक्चरेशन स्टेप स्किल। इसके बाद हमें एक अलग माउंटेन रेंज दिखाई दी थी जहां पे हमें काफी सारे लोग बैठे हुए दिखाई दिए थे और उसमें जियान मेंग भी था, शॉर्ट सेक्ट का मास्टर या कि लीडर। आप लोगों ने अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाके आप लोग देख लेना। हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यू एपिसोड को और ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मेन सीन दिखाई जाती है जिसमें जियान मिंग अपने गोल्डन कलर के कपड़े पहने हुए बैठा हुआ था और वो अपने सामने एक व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए पर्सन को देख रहा था जो को जुओ कबीले का यंग मास्टर जुओ लिन था। वो जुओ लिन से कहता है, भतीजा जुओ लिन, आपने कहा उसके हिसाब से जियोयान आपकी आंखों के सामने गायब हो गया था। जियान मिंग की बात को सुनते ही अचानक ही हॉल के 4 लोग एक दूसरे को एनिमी की तरह देखने लगते हैं, जहाँ पे जुओ लिन और बाई इंग दोनों खड़े हुए थे और साथ ही साथ वहाँ पे 2 और लोग होते हैं जिनमें से एक पर्पल कलर का कपड़ा पहने हुए पर्सन होता है जो कि उठकर कहता है, सेक्ट लीडर, आपको इन बच्चों की बकवास नहीं सुननी चाहिए। मुझे लगता है जो क्लेन और बाई क्लेन ने मिलकर ऐसा कुछ पहले से ही प्लान करके रखा था और वो हमारे दोनों क्लेनों को दबाना चाहते थे। हालांकि वो अपनी बात पूरी कर पाता कि तभी जियान मिंग कहता है, क्या मैंने तुमसे पूछा है? और जियान मिंग की बात को सुनकर वो पर्सन तुरंत ही चुप हो जाता है और नाराज होकर अपनी सीट पे बैठ जाता है। ये पर्सन हुओ क्लेन का हुओ जियान रुई होता है जो कि प्रेजेंट टाइम का हुओ क्लेन का लीडर है और उसी के बगल में सन फैमिली के एल्डर सुन जी भी बैठे हुए थे। आखिरकार हुओ तियान हुओबा और संसुओ की क्लेन संसुओ की मौत के कारण इन दोनों के क्लेन का जो फाउंडेशन और पावर था वो काफी ज्यादा कम हो गया था, जबकि उनके सामने 2 क्लेनों के लोग बिल्कुल सही सलामत खड़े हुए थे। इसीलिए उन्हें इस पर शक हो रहा होता है और यहाँ पर जोलिन और बाइंग के अलावा कोई दूसरा पर्सन भी नहीं था जिसे डेसोलेट टॉम के अंदर की चीजों का पता हो, इसीलिए वो किसी और पर भरोसा भी नहीं कर सकते थे। ये बात जियान मिंग को भी अच्छे से पता थी, लेकिन बात जहाँ जियोयान की आती है तो वो किसी भी चीज के लिए कंफर्म बिल्कुल भी नहीं था। जिसके बाद जियान मिंग कहता है, जोलिन मुझे वो सब कुछ बताओ जो तुमने उस दिन देखा है। ये सुनते ही बाइंग की नजर सीधा ही झोलिन पर पड़ती है। उस टाइम पे झोलिन बाइंग को मारना चाहता था लेकिन वो अपनी कंडीशन में नहीं था और उसकी पावर बहुत ज्यादा वीक थी, इसीलिए दोनों ने एक दूसरे को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया था। यहाँ पे झोलिन जियान मिंग को हर एक चीज बताने लगता है जो भी एशियन डेसोलेट टॉम के अंदर हुई थी। इसमें काफी सारी चीजें उसने बनावटी ऐड कर दी होती हैं। झोलिन की बात को सुनने के बाद हुओ जियानरुई और सुनजी तुरंत ही अपनी भौहें खड़ी कर लेते हैं। उन्हें विश्वास नहीं था कि जियान के पास इतना ज्यादा पावरफुल पपेट और इतना अजीब और गरीब स्नेक होगा जिनकी पावर डाउडी लेवल तक पहुंच चुकी होगी। उन्हें ये सब पूरी तरीके से एक बकवास लग रहा होता है। हालांकि जियान मिंग को उसकी कुछ बातों पर विश्वास जरूर था, लेकिन जैसे ही जियान मिंग जोलिन की पूरी बातें सुनता है तो अचानक ही उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जोलिन ने बताया था कि जब जियोयान अपनी पावर के लास्ट स्टेज पर था और उसने एंग्री बुद्धा लोटस को चार्ज किया था तो उसके फ्लक्चुएशन के बाद सभी डाउडी लेवल के वॉरियर मारे गए, लेकिन जियोयान और नरवाल स्नेक वहां से गायब थे। ये सुनते ही जियान मिंग के फेस इंप्रेशन तुरंत ही काफी ज्यादा बैड हो जाते हैं। उसे अच्छी से पता था कि जियान जिसने अपनी पूरी पावर खो दी है उसके लिए खुद उस जगह से जाना इम्पॉसिबल था, तो वो नरवाल स्नेक को लेकर कैसे गया होगा। जिसके बाद उसे समझ में आ जाता है कि कोई हिडन तौर पे जियोयान की हेल्प कर रहा है और यहाँ तक कि बाइंग और झोलिन ने भी इसे फील नहीं किया, तो मतलब जियोयान को बचाने वाला पर्सन काफी ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। जिसके बाद उसे याद आता है कि जब जियोयान को उसने एक बार पकड़ा था तब किसी मिस्टीरियस पर्सन ने जियोयान को बचाया था। इसलिए वो तुरंत ही कहता है, मुझे बताओ जियोयान के पीछे क्या वास्तव में कोई पावरफुल पर्सन है जो उसे बचा रहा है। इस टाइम पे यहाँ पे बैठे हुए 4 डाउडी लेवल के वॉरियर होते हैं जिनका टारगेट एक हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर था और इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो अकेले ही डाउडी लेवल के वॉरियरों को कुत्ते की मौत मारेगा। जियान मिंग को वो अपना अपमान अभी तक नहीं भूला था जब उस पावरफुल पर्सन ने उन्हें कहा था कि तुम चारों लोग अगर मेरे साथ फाइट करते हो तो भी तुम मेरे साथ एक एक्सचेंज नहीं कर पाओगे, और ये सब उसके साथ जियोयान के ही कारण हुआ था और वही सेम चीज एक बार फिर से दोहराई गई थी। हालांकि झोलिन के बोलने के बाद माहौल अचानक से शांत हो जाता है और सभी लोग जियान मिंग की तरफ देखने लगते हैं कि वो कुछ बोलेगा। तभी जियान मिंग काफी देर तक शांत रहने के बाद कहता है, क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि तुमने जो कहा वो सब कुछ सही है? जिसपे झोलिन तुरंत ही कहता है, मैं जूनियर अपनी लाइफ की गारंटी देता हूँ। जिसपे जियान मिंग तुरंत ही सिर हिलाते हुए कहता है, ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। जिसके बाद वो बाइंग की तरफ देखते हुए कहता है, बाइंग और भतीजा झोलिन, उसी दिन आप ही दोनों लोग उस डेसोलेट टॉम के बाहर आए हैं, तो क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि भतीजा झोलिन ने जो कहा है वो सही है? इस टाइम पे झोलिन की नजरें बाइंग के ऊपर ही टिकी थी कि अगर बाइंग इसमें कुछ भी फेरबदल करता है तो झोलिन की जान जा सकती है।
आखिरकार उसने अपनी लाइफ की गारंटी दी थी। और इस टाइम पे तीनों क्लेनों की नजर सिर्फ झोलिन के ऊपर बाइंग के ऊपर ही टिकी होती है। हालांकि प्रेजेंट टाइम पे बाइंग को पता था कि अगर वो कुछ भी अलग कहता है तो झोलिन लटक जाएगा और इसके बाद जो क्लेन के साथ उसकी दुश्मनी बढ़ सकती है, जिसके बाद जो क्लेन का टारगेट बाई क्लेन ही होगा। साथ ही साथ बाकी के 2 क्लेनों से भी उसकी ज्यादा अच्छी दोस्ती थी नहीं, इसलिए वो थोड़ा सा कंफ्यूजन को फील करने लगता है। हालांकि बाइंग कुछ सोचता है और इसके बाद एक कोल्ड स्माइल पास करते हुए जियानमिंग की तरफ देखते हुए कहता है, सेक मास्टर, मुझे आपको रिपोर्ट करते हुए बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। झोलिन ने जो कुछ भी कहा है वो एकदम सच है और मैंने अपनी आंखों से देखा है। बाइंग की बात को सुनते ही तो पूरे हॉल में हंगामा होने लगता है, यहाँ तक कि सभी के फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा बदल जाते हैं। और जियानमिंग जो कि अपने पत्थर की सीट में बैठा हुआ था, उसकी नाराजगी के कारण वो सीट भी तुरंत ही डिस्ट्रॉय होकर राख में बदल जाती है। इस टाइम पे स्काई स्लॉट सेक्टर हंचबैक माउंटेन रेंज के अंदर सभी कोई जोयान के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि वो एशियन डेसोलेट टॉम में कैसे सबकी बजा के आया था। जिसके बाद हमें रिफाइनिंग गॉड सेक्ट दिखाया जाता है, जिसके सेक्ट मास्टर चेन झेन थे और उनके सामने 3 एल्डर अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए थे और वो आपस में किसी चीज के बारे में बात कर रहे थे। तभी चेन झेन अपनी सीट के सामने बैठे हुए सिल्वर कलर के कपड़े पहने हुए एल्डर से कहते हैं, एल्डर जाओ, क्या आप एशियन डेसोलेट टॉम के बारे में सोच रहे हैं? हालांकि तभी वहीं पे बगल में एक पर्पल कलर के कपड़े पहने हुए एल्डर, जिनकी आंखें थोड़ी बंद थी और ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था, इस वॉइस को सुनते ही धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करते हैं और इसके बाद वो तुरंत ही चेन झेन की तरफ देखते हुए कहते हैं, सेक्ट मास्टर, ये जीवन सच में काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, हम इसके बारे में बहुत कम जानते हैं, इसीलिए उसके बारे में कुछ भी कह देना बहुत मुश्किल होगा। साथ ही उसे एशियन डेसोलेट टॉम के अंदर से जो फैमिली का बड़ा बेटा झोलिंग और बाइंग ही लौट कर आए हैं, इसीलिए वहाँ क्या हुआ केवल वो 2 लोग और इसका स्लॉट सेक्ट ही जानते हैं। उनकी बात को सुनकर चेन झेन बिल्कुल भी नाराज नहीं होता, बल्कि तुरंत ही स्माइल करते हुए कहता है, ये सही है, ग्रेट एल्डर जो सोचते हैं मैं भी वही सोच रहा हूँ। ये सुनकर सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था वेस्ट रीजन के अंदर चेन झेन सबसे ज्यादा घमंडी पर्सन है, लेकिन इस टाइम पे वो अपने क्लेन के नए ग्रेट एल्डर के सामने इतना ज्यादा पोलाइट था कि उन्हें समझ में नहीं आता आखिरकार ऐसा क्यों है। इन बैगनी कलर के कपड़े पहने हुए एल्डर झाओ को कुछ महीने पहले ही रिफाइनिंग गॉड सेक्ट के अंदर भर्ती किया गया था और इससे पहले किसी ने भी इन एल्डर को कभी भी नहीं देखा था और सभी लोग यही जानना चाहते थे कि आखिरकार ये फर्स्ट एल्डर कौन है और उनकी आइडेंटिटी क्या है, जिसके सामने सेक मास्टर भी इतने ज्यादा फेविलियर और पोलाइट रहते हैं। हालांकि चेन झेन और एल्डर आपस में कुछ और बात करते हैं, जिसके बाद इस मीटिंग को यहीं पर एंड कर दिया जाता है। और हाल में सभी लोग के चले जाने के बाद चेन झेन तुरंत ही फर्स्ट एल्डर की तरफ जाते हुए कहता है, जूनियर ब्रदर, अब से तुम ही गॉड रिफाइनिंग सेक्ट के प्रथम एल्डर हो गया कि फर्स्ट एल्डर। देखो, गॉड रिफाइन सेक्ट हो या डिवाइन रिफाइनिंग सेक्ट, दोनों ही इसी के नाम है। ये सुनकर फर्स्ट एल्डर तुरंत ही कहते हैं, अभी भी मुझे एल्डर ब्रदर का धन्यवाद करना है, अगर आपने मुझे रोका नहीं होता तो मैं इन लोगों के खिलाफ एक्शन ले चुका होता। वो इस टाइम पे उन लोगों की बात कर रहे थे जो कि फर्स्ट एल्डर की भर्ती से काफी ज्यादा नाराज थे। हालांकि तभी चेन झेन कहता है, आपको इन लोगों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हमारे स्लैब थे और स्लैब ही रहेंगे। और इसके बाद दोनों बात करते हुए अचानक एक इल्यूजनरी फिगर में बदल कर गायब हो जाते हैं। जिसके बाद हमें तीसरा बैटल मार्शल सेक्ट दिखाया जाता है, जिसके भीतर बू जीतियान बैठा हुआ था और उसने अपने मेन हॉल की मीटिंग को बंद करके बस आसमान की तरफ बेस्ट रीजन को देख रहा होता है। इस टाइम पे उसे एक बात तो समझ में आ गई थी कि यह बस शुरुआत है और आगे चल के एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जो कि वेस्ट रीजन को बदल कर रख देगा। और यही बुदबुदाते हुए वो तुरंत ही वेस्ट साइड की ओर जाइलिंग माउंटेन रेंज को देखता है और तुरंत ही वो याद करता है बात जो कि उसे लोगों ने बताई थी कि जुआन के एक ही अटैक से काफी सारे डाउडी लेवल के वॉरियर मारे गए थे और उसे अच्छी तरीके से पता था कि जुआन के अलावा ऐसा कोई दूसरा कर भी नहीं पाएगा। जिसके बाद हमें लास्ट लीप सेट दिखाया जाता है, जहाँ पे एक अंधेरा हॉल होता है जो कि काफी ज्यादा शांत दिखाई दे रहा था। ये हॉल पूरी तरीके से अंधेरे से भरा हुआ था और इसके ऊपर लकड़ी के येलो कलर के खंबे लगे हुए थे। साथ ही यहाँ से जो स्मेल आ रही होती है वो भी काफी ज्यादा सड़ी चीजों की थी और ये जगह ऐसी लग रही थी कि जैसे कई सालों से यहाँ कोई आया ही ना हो। हालांकि ये पूरी जगह सुनसान भरा हुआ था, लेकिन यहाँ पे मेन हॉल के एक गहरे हिस्से में थोड़ी सी रोशनी दिखाई देती है, जहाँ पे एक ओल्ड मैन पालथी मार के बैठा हुआ था और उस ओल्ड मैन के फोरहेड से तुरंत ही व्हाइट कलर की फ्लोरोसेंट लाइट रिलीज हो रही होती है जो कि एक बॉल की तरह थी। साथ ही साथ उसके सोल बीड में काफी सारे चेंजेस हो रहे थे और इस टाइम पे उसका सोल बीड उसकी पावर का एक पार्ट बन गया था। काफी देर बाद यही प्रोसेस करने के बाद वो ओल्ड मैन तुरंत ही अपनी आंखों को खोलता है और अपने हाथ में वो व्हाइट बॉल को तुरंत ही स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेता है और तुरंत ही कहता है, क्योंकि मैं जाग चुका हूँ तो तुम्हें देखने की क्या जरूरत है, बाहर आओ और मुझसे मिलो। उस लीडर की बात को सुनकर चारों तरफ एक ब्लैक कलर की फॉग छाने लगती है और इसके बाद वहाँ पे एक मुखौटा सा दिखता है जो कि किसी मैजिकल बीस्ट की तरह लग रहा होता है और ऑब्वियसली ये ब्लैक लाइट घोस्ट हॉल की थी। इसका मतलब था कि यहाँ पे कोई घोस्ट हॉल का मेंबर आया था।
और यहाँ पे वो लीडर जो बैठा हुआ था वो लीप सेक्ट का लीडर लुओ तियान था, जो कि तुरंत ही कहता है मुझे पता है कि तुम बिना किसी रीजन के तो यहाँ नहीं आए होगे, तो मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। ये सुनकर घोस्ट हॉल का वो मेंबर तुरंत ही कहता है क्या तुम सच में नहीं जानते कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। जिसपे लुओ तियान तुरंत ही अजीब तरीके से स्माइल करते हुए कहता है जियो यान। जिसपे वो बंदा कहता है बिल्कुल, मैं यहाँ जियो यान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर ही आया हूँ। मुझे लगता है कि सेक मास्टर ने 3 महीने पहले हुए मामले के बारे में तो सुना ही होगा। जिसपे लुओ तियान तुरंत ही कहता है क्या आप एशियन डेसोलेट टॉम के जियोयान के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे उसके एक अटैक से काफी सारे डाउडी लेवल के वॉरियर मारे गए थे। और इस टाइम पे उसके फेस इंप्रेशन काफी अजीब होते क्योंकि उसे पता था एक हाफ मार्शल के लिए इतने सारे डाउडी लेवल के वॉरियर्स को मारना बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा है, और उसे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा था। जिस पर वो बंदा कहता है ये सही है, अगर और कोई पर्सन होता तो इस बात पे मैं भी विश्वास नहीं करता, लेकिन जियोयान के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। यहाँ तक कि हमारे फर्स्ट हॉल मास्टर भी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा अलर्ट है। तभी लुओ तियान कहता है लेकिन मुझे भरोसा नहीं होता कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। तभी वो बंदा कहता है मैंने पहले ही कहा है ये किसी और के लिए इम्पॉसिबल हो सकता है, लेकिन जियोयान के लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते, बस अलर्ट रह सकते हैं। उसकी बात को सुनकर लुओ तियान के तो फेस इंप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं कि इतना ज्यादा मिस्टीरियस और अजीब सेक्ट जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है, मात्र एक हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर के लिए इतना ज्यादा परेशान है। इसलिए वो थोड़ा सा क्यूरियस होता है और इसके बारे में जानना चाहता है। तभी वो बंदा कहता है सेक मास्टर, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि हमारा घोस्ट हाल आपको वो सब चीजें दे सकता है जो आपको चाहिए, तो वो आपसे छीन भी सकता है। उसकी बात को सुनकर लुओ तियान का दिल तुरंत ही डूब जाता है क्योंकि उसे पता था उसने जिस शॉर्टकट को यूज किया है वो उसके लिए काफी ज्यादा खतरनाक है और उसे अब अलर्ट रहना होगा। लुओ तियान को अच्छी तरीके से पता था कि घोस्ट हॉल कितना ज्यादा खतरनाक और अजीब है, और ऑब्वियसली आप सभी को और मुझे भी पता है हॉल ऑफ सोल और हुनक्लेन ही है ये, तो कितना ज्यादा मिस्टीरियस और खतरनाक है ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है 1 महीने बाद का और जाइलिन माउंटेन रेंज का, जहाँ पे पहाड़ की चोटी पे बैठा हुआ जोयान का मूर्ति जैसा शरीर अचानक से फ्लक्चुएट होने लगता है और इसकी आंखें खुलती है और उसके हाथों में दोनों तरफ अजीब कलर की फॉर्मेशन बनने लगती है और जोयान की आंखें मिस्टीरियस तरीके से तुरंत ही गोल्डन लाइट प्रोड्यूस करने लगती है। जिसके बाद जोयान तुरंत ही कहता है स्ट्रेंथ एलिफेंट स्किल एक्टिवेट, और इतना कहते ही जॉन जिस माउंटेन रेंज में खड़ा हुआ था वो पूरी तरीके से कांप जाता है जैसे कि बस डिस्ट्रॉय होने वाला हो। जिसके बाद जॉन तुरंत ही आसमान पे चला जाता है और अपना पंच बनाकर माउंटेन की चोटी की तरफ बढ़ने लगता है। इस टाइम पे जॉन ने डुइकुई का 1% भी यूज नहीं किया था और जैसे ही जॉन का पंच टकराया वो माउंटेन रेंज तुरंत ही डिस्ट्रॉय होकर राख में बदल गई और आसपास के मैजिकल बीस्ट इस आवाज को सुनकर और फ्लक्चुएशन को देखकर कांपने लगे थे और दूर की तरफ भागने लगे थे। जिसके बाद जॉन आसमान से उस माउंटेन रेंज को देखता है जो कि बिल्कुल खंडहर में बदल गई थी, तो काफी ज्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाता है कि वास्तव में फोर्स एलिफेंट स्किल उतनी ही ज्यादा पावरफुल थी जितना उसने सोचा था, और बिना किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को अपेयर किए हुए भी जियोयान अब इतना पावरफुल पंच मार सकता है जो कि किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद जियोयान कहता है ये सच में स्पिरिट क्लास डाउ टेक्निक होने लायक है। अब मुझे विश्वास नहीं होता कि अगली बार अगर मैं किसी डाउडी लेवल के वॉरियर से मिलता हूँ तो मेरी फाइट करने की स्ट्रेंथ क्या होगी। इस टाइम पे जॉन अपनी मेरिडियस को काफी ज्यादा पावरफुल हुआ फील कर सकता था और अपनी बॉडी के चेंजेस को भी फील कर सकता था, जिसका मतलब था कि जॉन बिना अपने ट्रम्प कार्ड एंग्री बुद्धा लोटस का यूज किए हुए भी डाउडी लेवल के वॉरियर की लंका लगा सकता था। जिसके बाद जॉन तुरंत ही एक ही थॉट के साथ अपने ब्लैक कलर के डोपिंग को ओढ़ लेता है और अपने सामने जाइलिन माउंटेन रेंज के डीप एरिया की तरफ देखता है। जिसके बाद अचानक ही वो अपने स्काई एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज करके जाइलिन माउंटेन रेंज के बाहर की तरफ उड़ने लगता है, क्योंकि जॉन ने अब इस स्किल को पूरी तरीके से परफॉर्म कर लिया था। तो जिसका मतलब था कि अब जोयान को ऐसे स्पिरिट पिल को रिफाइन करने के लिए लास्ट इंग्रेडिएंट को ढूंढने की जरूरत थी जो था फायर प्लम फ्लावर। इसलिए जोयान तुरंत ही अपनी जगह से गायब हो जाता है और इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है 1.5 महीने बाद का यान सिटी का, जहाँ पे यान सिटी के बाहर एक माउंटेन रेंज के ऊपर जोयान इत्मीनान से खड़ा होकर यान सिटी को देख रहा था। हालांकि जॉन को यहाँ पे आधे महीने पहले ही पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन जॉन को रास्ते में काफी सारे ऐसे लोग भी मिले थे जो कि जॉन की जान लेना चाहते थे और जॉन ने उनकी लंका लगा दी थी, जिसके बाद उनका किसी को भी दोबारा पता नहीं चलने वाला था। शुक्रिया राइटर कि तूने यहाँ पे हम लोग को फाइट नहीं दिखाई और खुद ही स्किप कर दिया, नहीं तो मेरे को खुद स्किप करना पड़ जाता। यहाँ पे जॉन ने उनकी लंका लगाने के लिए स्ट्रेंथ एलिफेंट स्किल पर भरोसा किया था और बिना किसी डुइकुई का इस्तेमाल किए हुए और हड्डी से लेकर ठुड्डी तक सिर्फ उसी अटैक से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस टाइम पे जॉन की फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि नॉर्मल किसी भी वॉरियर के साथ उसका कंपैरिजन करना सिर्फ एक मजाक से ज्यादा कुछ भी नहीं था, क्योंकि आमतौर पर लोग डुइकुई को कल्टीवेट करते थे लेकिन अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाते थे, लेकिन यहाँ पे अपने ठरकी ने फिजिकल स्ट्रेंथ को ही सबसे ज्यादा पावरफुल बना लिया था। और यहाँ पे अब 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर को तो जियोयान बस अपनी उंगलियों से मार देता था।
हालांकि इस टाइम पे काफी सारे डाउडी लेवल के वॉरियर भी जियान को मिले थे, लेकिन उन्होंने जोयान पर अटैक करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्होंने एशियन डेसोलेट रूइंस के अंदर हुए कारनामों के बारे में सुना था, जहाँ पे जियान ने कई सारे एलाइड डाउडी लेवल के वॉरियर्स को यूं ही मार दिया था। तो भला फिर वो कैसे हिम्मत कर सकते थे जियान को टच करने की। हालांकि इन सभी चीजों को याद करने के बाद जियान तुरंत यान सिटी की तरफ देखते हुए कहता है फायर प्लम फ्लावर, और इसके बाद तुरंत ही उसके पैर दब जाते हैं और जोयान उस माउंटेन से गायब होकर सीधा ही दूसरी जगह पर अपियर होता है, जो कि होती है यान सिटी के अंदर 1000 मेडिसिनल शॉप। और ये वही जगह होती है जहाँ पे अपनी यंग और काफी ज्यादा क्यूट लेडी जिनियाओ रहती थी। जॉन ने इस टाइम पे अपनी उम्मीद इसी जगह से लगा रखी थी कि उसे ये आइटम यही मिलना चाहिए, और साथ ही साथ जोयान को झाओ जियान से बचाने के लिए जिन याओ को थैंक यू भी तो कहना था। इसीलिए इस बार 1000 मेडिसिनल हाउस में आने के जियान के पास दो कारण थे। हालांकि जैसे ही जियान 1000 मेडिसिनल हाउस के अंदर एंटर होता है तो उसे फील होता है एक पावरफुल ऑरा, जो कि एक अलाउड डाउडी लेवल के वॉरियर का था। हालांकि ये कुछ भी नहीं था, लेकिन जोयान को इस ऑरे से कुछ अच्छा फील नहीं होता। साथ ही साथ जियान को अच्छे से याद था कि जब वो पहली बार आया था तो ये पूरा हॉल भरा हुआ था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कम लोग थे, और साथ ही साथ वो किसी अदर कामों में बिजी थे, जिसके कारण जियान को लगता है मेडिसिनल हाउस के अंदर कुछ हुआ है। और ये सोचते ही जियान अचानक से निराश और उदास हो जाता है। जियान को अच्छे से पता था कि 1000 मेडिसिनल हाउस के अंदर एक रूल है कि कोई भी बिना किसी रीजन के किसी के ऊपर भी हमला नहीं कर सकता, लेकिन इस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर इन नियमों को तोड़ा है, और यही रीजन था कि सभी लोग उसके पास पहुंच गए थे। यह सोचकर जियान भी तुरंत अपनी जगह से गायब होकर उस जगह की तरफ बढ़ देता है, जहाँ पे जियान देखता है कि एक जगह पर काफी सारे लोग खड़े हुए हैं, और वहाँ पे एक काफी दबंग हंसी की आवाज सुनाई देती है कि हाँ हाँ जिनियाओ, आप तो आखिरकार मेरी फीलिंग्स को जानती हैं। मुझे बताइए कि मैं कितनी बार यहाँ पे आया हूँ। मुझे लगता है कि आज मैं आपके 1000 मेडिसिनल हाउस के अंदर की हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और आपके 1000 मेडिसिनल हाउस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। आप अभी भी छिपना जारी रखेंगी तो मुझे ये करने में कोई भी देर नहीं लगने वाली। और इसके बाद जियान को अपने सामने एक भालू जैसी आकृति का हट्टा कट्टा मोटा ताजा पर्सन दिखाया जाता है। तभी जिनियाओ कहती है ल्यू चैंग, मैं तुम्हें पहले ही कई बार बता चुकी हूँ कि मेरे और तुम्हारे बीच कोई भी रिलेशन नहीं है, ज्यादा से ज्यादा हमें केवल परिचित माना जा सकता है। तुम मुझे बार बार परेशान करने के लिए क्यों आ जाते हो। इस टाइम पे जिनियाओ काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रही होती है। तभी वो बंदा कहता है जिनियाओ, तुमने मुझे 3 साल तक वेट करने के लिए कहा था, ठीक है मैंने तुम्हें पाने के लिए 3 साल तक वेट किया, लेकिन 3 साल के इंतजार के बाद भी आपने मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। कट गया बंदे का, बुरा तो लगेगा ही। कुछ भी हो भाई, कटता लड़कों का ही है। कमेंट में ल्यू चैंग के लिए WTF लिख देना सब लोग। नहीं WTF नहीं लिखना भाई, और रिप लिखना RIP, रेस्ट इन पीस बेचारा, क्योंकि जियान इसको मारने वाला है ना अब। कुछ भी, और तड़कती भड़कती क्वीन मेडुसा जैसी यंग और हॉट लेडी को इसने परेशान किया है, जियान भला कैसे बर्दाश्त करेगा। तो RIP ल्यू चैंग लिख दो कमेंट में जाके अभी के अभी। चलो आगे चलते हैं। आपने मुझे भाव नहीं दिया वो तो ठीक बात थी, लेकिन अब आप ऐसा कहकर मुझे दूर करना चाहती हैं। क्या आप सच में सोचती हैं कि मैं ल्यू चैंग एक बंदर हूँ जिसके साथ आप अपनी मर्जी से खेल सकती हैं। ल्यू चैंग की बात को सुनकर जिनियाओ के फेस इंप्रेशन तुरंत ही सैड होते रहते हैं, और वो उसकी की गई भद्दे भद्दे मजाकों को बर्दाश्त कर रही होती है। इस टाइम पे ल्यू चैंग ने सोचा था कि उसके कंटिन्यू एफर्ट करने से जिनियाओ एक दिन तो पिघल ही जाएगी, लेकिन जिनियाओ ने उसे एक भी बार एक्सेप्ट नहीं किया था। तभी जिनियाओ कहती है मेरे सामने नाटक करना बंद करो ल्यू चैंग, ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि मेरे अलावा भी तुम्हारे पास कई सारी लेडीज हैं जिन्हें तुमने जबरदस्ती कब्जा करके रखा हुआ है। अगर उनमें ताकत की कमी नहीं होती तो वे तुम्हें पहले ही मार देती। तुम वास्तव में मेरे सामने ऐसा कुछ कहने की हिम्मत करते हो। जिनियाओ की बात को सुनकर ल्यू चैंग तुरंत ही कहता है आप, और इसके बाद रुक जाता है, क्योंकि उसके पास कहने को अब कोई वर्ड ही नहीं बचा था। इससे बड़ी बेइज्जती उसके लिए कोई और नहीं थी, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से पता था कि सामने वाली पर्सनालिटी को उसके हर एक काले चिट्ठे के बारे में अच्छे से पता है। हालांकि ल्यू चैंग बाहर ईमानदार दिखता था, लेकिन अंदर से दिल का काला होता है, और अपनी पावर का सबको शो ऑफ करके हमेशा ही अपने से कमजोर लोगों को दबाने की कोशिश करता था। हालांकि ऐसा करने का उसके पास रीजन भी था, क्योंकि वो आखिरकार 2 स्टार डाउडी लेवल का वॉरियर था, और बहुत कम लोग ही उसके लिए मैच थे। और भले ही हर कोई जानता था कि ये काफी ज्यादा इविल है, लेकिन कोई भी उसके साथ पंगा लेना नहीं चाहता था। हालांकि तभी ल्यू चैंग की नजर भीड़ पर पड़ती है, और भीड़ जैसे ये देखती है तो तुरंत ही काफी सारे कदम तक पीछे हट जाती है। और इसके बाद ल्यू चैंग जिनियाओ की तरफ देखता है, जैसे कि वो अपने नजरों से ही उसे स्वेलो कर लेगा और खा लेगा, और तुरंत ही कहता है जिनियाओ तुम चाहे रेडी हो या नहीं, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा, मेरा वेट करना। और इसके बाद अचानक ही वो अपने पैर को जमीन पर पटकता है, जिससे पूरा ही हॉल कांप जाता है, और इसके बाद काफी स्पीड के साथ वहां से गायब हो जाता है। उसकी बात को सुनकर जिनियाओ भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है। इस टाइम पे जिनियाओ भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है, और अपनी डुइक्यू को कंडेंस करके अपने हाथ में इकट्ठा कर लेती है। हालांकि कुछ भी हो, ल्यू चैंग के पास दोनों ही चीजों में फायदा था। आखिरकार उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा थी, और साथ ही साथ वो 2 स्टार डाउडी लेवल का वॉरियर भी था, और इन दोनों को मिक्स कर देने के बाद उसकी इक्वली उसी के लेवल का वॉरियर उसे हरा नहीं पाता था। भले ही जिनियाओ ल्यू चैंग के समान ही पावरफुल थी, लेकिन वो लापरवाही बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी।
इसीलिए बाहर जाकर उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और जहाँ पे जिनियाओ और लिू चैंग एक दूसरे से टकराते हैं तो अचानक ही लिू चैंग 2 कदम तक पीछे जाता है, जबकि जिनियाओ की हालत काफी ज्यादा बुरी थी और वो कम से कम 10 से 15 कदम तक पीछे की ओर गई थी और इस टाइम पे उसका सुंदर और क्यूट सा चेहरा भी थोड़ा सा सीरियस हो गया था। ये देखते ही लिू चैंग के चेहरे पर अचानक ही कीविल स्माइल आ जाती है और वो जिनियाओ को ऐसे देख रहा था जैसे वो अपने शिकार को देख रहा हो और इसके बाद वो कहता है, जिनियाओ क्या तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं, या फिर मुझे तुम्हारे साथ फाइट करके तुम्हें यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। अक्षय कुमार ने कहा था तुम लड़की को इज्जत दोगे तो लड़की तुम्हें अपनी इज्जत देगी। लड़की तुम्हें इज्जत देगी, लेकिन तुमने उसके साथ फाइट कर ली ना, अब तुम्हारी बैंड बजेगी। चलो आगे। लिू चैंग की बात को सुनकर जिनियाओ तुरंत ही चिल्लाते हुए कहती है, भले ही आज मैं मर जाऊं लेकिन मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी और इसकी कीमत तुम्हें भी बहुत महंगी पड़ने वाली है। और इसके बाद जिनियाओ की बॉडी से तुरंत ही एक डुईकुई निकलती है जो कि तुरंत ही उसकी बॉडी को कवर कर लेती है। जिनियाओ की बात को सुनकर लिू चैंग तुरंत ही कहता है, तुम्हारा एटीट्यूड मुझे पसंद आया, सरेंडर की बजाय तुम मरना चाहती हो, मैं भला तुम्हें इतनी आसानी से कैसे मार सकता हूँ, अब तो मेरी बॉडी का खून खोलने लगा है। और इसके बाद अचानक ही उसकी आंखें साइन होती है और वो जिनियाओ को भूखे भेड़िए की तरह देखने लगता है और कहता है, मैंने 3 साल तक तुम्हारा इंतजार किया, भला मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे मरने दे सकता हूँ, आज कीमत चाहे कुछ भी हो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। लिू चैंग की बात को सुनकर जिनियाओ के फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं। आखिरकार लिू चैंग की पावर, स्पीड और स्ट्रेंथ ने जिनियाओ को थोड़ा सा डरा दिया था। हालांकि वो कुछ सोच पाती कि तभी लिू चैंग अपनी स्पीड के साथ आता है और सीधा ही उसके पेट पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। हालांकि यह अटैक जिनियाओ को हैविली इंजर्ड करने के लिए तो कापेबल नहीं था, लेकिन उसकी डुईकुई को थोड़ी देर के लिए बिखेर दिया था, जिसका मतलब था कि डुईकुई को कंडेंस करने में उसे थोड़ा सा टाइम लगने वाला था। ये देखकर जिनियाओ अचानक ही काफी ज्यादा टेंशन में कहती है, क्या, क्योंकि उसने देखा था कि लिू चैंग एक बार फिर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, क्योंकि जिनियाओ उसके पिछले अटैक से ही अभी संभल नहीं पाई थी। साथ ही साथ उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया था कि लिू चैंग पहले ही उसके गर्दन को पकड़ने के लिए आ गया था। हालांकि इस टाइम पे लिू चैंग अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ ही फाइट कर रहा था और जिनियाओ को मारना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने अपनी डुईकुई का यूज नहीं किया था और वो काफी स्पीड के साथ ही आगे बढ़ रहा होता है कि तभी अचानक वहाँ पे ओपन होता है एक ब्लैक कलर का ग्रेट वे, जहाँ से निकलता है अपना ठरकी हीरो जियो यान। और जियो यान को देखकर लिू चैंग, जिसकी गाड़ी में ब्रेक फेल हो चुके थे और गियर लगा नहीं पा रहा था, काफी ज्यादा शौक होता है। हालांकि इस टाइम पे वो डुईकुई का यूज कर नहीं सकता था और फिजिकल स्ट्रेंथ जिस पे उसे पूरा भरोसा था पर ही डिपेंड हो सकता था, लेकिन जियो यान को देखकर वो काफी ज्यादा शौक हो गया था। हालांकि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ पर उसे काफी ज्यादा भरोसा था, क्योंकि वो डाउडी लेवल का वॉरियर था और फिजिकल स्ट्रेंथ पहले ही पीक लेवल पर पहुंच गई थी। उसे भरोसा था कि इस काले पीले पुतले को वो एक ही बार में हरा देगा। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने पंच को जियो यान की तरफ बढ़ा देता है। ये देखकर जियो यान कहता, ओह फिजिकल स्ट्रेंथ, आई एम वेरी एक्साइटेड, चलो मैं भी हाथ पीले कर ही लेता हूँ। और इसके बाद जियान करता है एक इविल स्माइल और अपने हाथ को बंद, जिसके बाद जियान के दिल से धीमी सी आवाज निकलती है और व्हाइट पंच, जिसमें बिल्कुल भी डुईकुई का इस्तेमाल नहीं था, जोयान बाहर फेंक देता है। और जैसे ही क्लॉ और जोयान का पंच टकराता है तो जोयान 1 इंच भी नहीं हिलता, जबकि दूसरी तरफ का लंगूर लिू चैंग कम से कम 10 कदम तक पीछे की ओर हट गया था और बेचारे के फेस इंप्रेशन भी काफी ज्यादा भद्दे हो गए थे, क्योंकि उसने नहीं सोचा था उसकी और उसके मैटर के बीच में कोई तीसरा पर्सन आ जाएगा। हालांकि लिू चैंग देख सकता था कि उसके सामने खड़ा हुआ ब्लैक कलर का कपड़ा पहने हुए पर्सन काफी ज्यादा गोरा चिट्टा और यंग मैन है, जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतना ज्यादा यंग मैन उसे एक ही झटके में इतना पीछे तक भेज सकता है। हालांकि लिू चैंग दिल को दिलासा देने के लिए कहता है, इसने अचानक अटैक कर दिया था और मैं लापरवाह था, इसीलिए ऐसा हुआ होगा। उसे इस टाइम पे पूरा भरोसा होता है कि वो अपने सामने वाले पर्सन को बड़े आसानी से हरा देगा। हालांकि तुरंत ही वो सोचता है, लेकिन सामने वाले ने डुईकुई का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया और ये उसका फर्स्ट अटैक था। जिसके बाद वो कहता और इसके बाद काफी ज्यादा नाराजगी से जोयान की तरफ देखने लगता है। दूसरी ओर जोयान, जो कि लिू चैंग को देखते हुए एक कोल्ड स्माइल पास कर रहा था, तुरंत ही अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट पे रख लेता है और प्राउडफुली खड़ा हो जाता है। केवल इसी टाइम पे जिनियाओ, जिसका चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ चुका था, धीरे धीरे अपनी डुईकुई को गन डांस करती है और सामने की हालत को देखती है। जैसे ही जिनियाओ को होश आता है तो वो अपने सामने प्यारी सी पतली सी पीठ को देखती है और एक ह्यूमन फिगर देखती है। अपने सामने की फिगर को देखकर जिनियाओ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है और इसके बाद तुरंत ही हाथ आगे बढ़ाकर रिस्पेक्टेड वे में ग्रीट करती है और इसके बाद कहती है काफी ज्यादा सॉफ्ट आवाज में, मैं जिनियाओ मिस्टर को थैंक यू कहती हूँ। अगर मिस्टर आज मेरी हेल्प करते हैं इस मामले को सुलझाने में, तो फ्यूचर में मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ और उनकी काफी ज्यादा आभारी भी रहूंगी। जैसे ही सामने जोयान ये आवाज सुनता है तो उसके मुंह पे अचानक ही एक चंचल सी स्माइल आ जाती है। जिसके बाद जोयान तुरंत ही घूमता और चिढ़ाते हुए कहता है, इतना भी आभारी होने की कोई जरूरत नहीं है। कैसी हो सिस्टर जिनियाओ? मैं तो बस यहीं घूम फिर रहा था, तो मैंने सोचा आपको सरप्राइज कर देता हूँ। जिनियाओ जैसे ही जोयान की वॉइस को सुनती है तो जो अभी काफी ज्यादा सॉफ्ट और पोलाइट थी, अचानक उसके फेस इंप्रेशन बदल जाते हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिसने उसकी जान बचाई वो जियो यान होगा।
ये देखकर जिन्याओ काफी ज्यादा शौक हो जाती है। तभी जियान कहता है, आधे साल से एक दूसरे से दूर रहने पर क्या आप मुझे नहीं पहचानती? ये देखकर जिन्याओ कहती है, तुम वास्तव में तुम हो? इस टाइम पे जिन्याओ जियोयान को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और काफी ज्यादा सरप्राइज भी थी। और सरप्राइज होते हुए वो कहती है, क्या वास्तव में तुम हो? तभी जियान भी स्माइल करते हुए कहता है, लगता है सिस्टर जिन्याओ आप मुझे नहीं भूली हैं। जियान की बात को सुनकर जिन्याओ का चेहरा तुरंत ही हल्का हल्का रेड हो जाता है और इसके बाद तुरंत ही वो जियोयान की तरफ देखते हुए कहती है, तुम कहते हो कि मैं तुम्हें नहीं भूली, लेकिन मुझे लगता है तुम इस बार यहाँ सिटी इसीलिए आए हो क्योंकि तुमने मुझे याद किया है ना? उसकी बात को सुनकर जियान अपने कंधों को उठा देता है और बिना किसी बात को कहे हुए स्माइल कर देता है। ये देखकर जिन्याओ अचानक स्माइल कर देती है क्योंकि उसने जो सोचा था वही था, जियोयान यहाँ पे उसी के लिए आया होगा। इस टाइम पे वो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा हंस मिलकर बात कर रहे थे और एक दूसरे को चढ़ा रहे थे। ये देखकर पीछे खड़ा हुआ लंगूर लिू चैंग, उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला हुआ जा रहा था और पूरी बॉडी कांपने लगी थी क्योंकि उसने देखा था इन दोनों लोगों ने इतने सारे लोगों के सामने उसे इग्नोर कर दिया होता है, जैसे कि उसे सामने वाले की पावर के बारे में बिल्कुल भी फिक्र ना हो। भला उसे गुस्सा कैसे ना आता? आखिरकार टू स्टार डाउडी के कारण लिू चैंग की पावर को कोई भी कम करके बिल्कुल भी नहीं आंकता था, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो और कोई भी कहीं का भी क्यों ना हो, उसे इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करता था। इसीलिए वो तुरंत ही कहता है, कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम मुझे बार बार इग्नोर कर रही हो, तो मुझे अभी अभी पता चला कि तुम वास्तव में इस लड़के को पसंद करती हो। और इस टाइम पे लिू चैंग दोनों को काफी ज्यादा गुस्से में देख रहा था और उसकी बॉडी से मड्रास ऑरा रिलीज हो रहा होता है। लिू चैंग की बात को सुनकर जियोयान और जिन्याओ को अचानक होश आता है, जिसके बाद जिन्याओ थोड़ी सा परेशान दिखाई देती है, जबकि जियोयान तो बिल्कुल टेंशन फ्री और इंप्रेशन लेस खड़ा हुआ था। जिसके बाद जियोयान तुरंत ही मुड़ने ही वाला था कि तभी जिन्याओ उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे पीछे खींचते हुए कहती है, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, वो 2 स्टार डाउडी है। जिसके बाद वो आगे जाती है और तुरंत ही लिू चैंग की तरफ देखते हुए कहती है, लिू चैंग मुझे उम्मीद है कि आज का मामला यही खत्म हो जाएगा, तुम और मैं दोनों ही 2 स्टार डाउडी हैं और अगर मेरा मन नहीं है तो तुम मुझे यान सिटी से बाहर नहीं ले जा पाओगे, तो क्यों ना एक एक कदम हम दोनों ही पीछे हट जाएं। यहाँ पे जियोयान भी ये चीज देखकर हेल्पलेस तरीके से कंधे उठा लेता है क्योंकि वो जानता था जिन्याओ काफी ज्यादा सेल्फ रिस्ट्रेटेड पर्सनालिटी है और साथ ही साथ उसमें अपना ईगो भी है, बिल्कुल क्यून मेडुसा जैसा, क्योंकि अगर वो नहीं चाहती कि कोई उसकी हेल्प करे तो जियोयान जबरदस्ती उसकी हेल्प नहीं कर सकता था। हालांकि जिन्याओ की बात को सुनकर लिू चैंग तुरंत ही कहता है, शांति खोजें, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अगर तुम्हें पाना चाहता हूँ तो तुम मेरे अगेंस्ट फाइट कर पाओगी? इस टाइम पे लिू चैंग का दिल पूरी तरीके से टूट चुका होता है क्योंकि उसने जिन्याओ को जियोयान को रोकते हुए और उसका हाथ पकड़ते हुए देखा था, जिसके कारण वो अपनी फीलिंग्स को दबाने में कैपेबल नहीं था और इस टाइम पे गुस्से में आग बबूला हो चुका था। उसकी बात को सुनकर जिन्याओ थोड़ा सा उदास होती है और कहती है, ठीक है, और इसके बाद 2 कदम आगे बढ़ाकर तुरंत ही अपना 2 स्टार डाउडी लेवल का ऑरा रिलीज कर देती है और इसके बाद कहती है, क्योंकि तुम इतने ज्यादा अस्वस्थ हो तो आओ और इसे ट्राई करके देख लो। इस टाइम पे लिू चैंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि जिन्याओ ने जियोयान के साथ काफी आसान तरीके से बात की थी, लेकिन अब वो उसके साथ गुस्से में बात कर रही होती है, जिसके बाद उसे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ जिन्याओ के पीछे खड़े हुए वो सुंदर लड़के के कारण था, जो कि ऑब्वियसली अपना जियोयान था। हालांकि लिू चैंग अपने दिल में काफी ज्यादा गुस्से में था, लेकिन उसे पता था कि जिन्याओ ने भी अब अपना पूरा ऑरा रिलीज कर दिया है और ये वैसा ही था जैसा उसने कहा था। वो दोनों ही 2 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर हैं और एक ही लेवल पर है। अगर वो लाइफ और डेथ की फाइट भी करते हैं तो भी ये बताना मुश्किल होगा कि लास्ट रिजल्ट क्या होगा। जिसके बाद वो कहता है, ऐसा लगता है कि आज का मामला आसानी से नहीं सुलझाया जा सकता। हालांकि उसे पता था कि वो जिन्याओ को अपने साथ ले जाने में कैपेबल नहीं है, लेकिन वो शहर से वापस भी नहीं जाना चाहता था खाली हाथ। इसीलिए वो जिन्याओ के पीछे जियोयान की तरफ देखते हुए किलिंग इंटेंट से कहता है, बास्टर्ड ओल्ड, मैं आज तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और इस टाइम पे उसकी वॉइस में काफी ज्यादा पेन होता है और काफी ज्यादा गुस्सा भी होता है। हालांकि तुरंत ही वो स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है, मैं आज की बात को नजरअंदाज कर सकता हूँ। ये देखकर जिन्याओ तुरंत ही कहती हूँ। उसने देखा था कि ये बंदा अचानक ही बदल गया तो उसके फेस इंप्रेशन भी अचानक ही चेंज हो जाते हैं कि आखिरकार ये क्या करने वाला है, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से पता था अगर एक बार कोई पर्सन इसके टारगेट पे आ जाता है तो वो तब तक नहीं रुकता जब तक कि वो अपने ओपोनेंट को मार ना दे। लेकिन इस टाइम पे ये बदल गया था। हालांकि वो जैसे ही सोच रही थी तभी वो कहता है, हालांकि। ये सुनते ही जिन्याओ और जोयान दोनों की भौहें चढ़ जाती हैं। यहाँ पे जोयान ने देखा था कि ये बंदा शुरू से ही उसे ही घूरे जा रहा है और उसके बोलने के तरीके से ऐसा लग रहा था कि ये बंदा अब उसे ही टारगेट करने वाला था। तभी वो कहता है, जब तक ये लड़का बिना मरे हुए मेरे 5 एक्सचेंज को झेल लेता है तो मैं तुम्हारे 1000 मेडिसिनल शॉप के ऊपर एक भी कदम नहीं उठाऊंगा और तुम्हें भी छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा। और इसके बाद तुरंत ही वो जियोयान की तरफ अपनी उंगली उठाकर इशारा करता है। उसकी बात को सुनकर जियोयान तुरंत ही सरप्राइज हो जाता है कि वास्तव में यह पर्सन उसे टारगेट पे लेगा। हालांकि तभी जिन्याओ उदास होते हुए कहती है, नहीं, तुम एक रिस्पेक्टेड एलाइट डाउडी हो, फिर भी तुम एक हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर को टारगेट करना चाहते हो, ये ठीक नहीं है। मैं इस बात से एग्री बिल्कुल भी नहीं हूँ। और इसके बाद वो तुरंत ही जियोयान के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और गुस्से से अपने सामने वाले पर्सन को देखने लगती है, जैसे कि वो जियोयान को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचने देगी। राइटर कभी कभी महंगे वाले नशे भी ट्राई कर लेता है, कुछ अच्छे अच्छे सीन भी डाले हैं बंदे ने।
हालांकि तभी लिू चैंग कहता है आराम करो, मैं उसे एक मौका दूंगा। जिसके बाद वो जुआन की तरफ देखते हुए कहता है लड़के, तुम्हारे पहले एक्सचेंज से मुझे लगता है कि तुम एक बॉडी रिफाइनर लगते हो, है ना। जिस पे जुआन भौएं उठाता है लेकिन कहता कुछ भी नहीं। ये देखकर लिू चैंग को अचानक ही अपने दिल में यकीन हो जाता है कि जुआन बॉडी रिफाइनर होना चाहिए। जिसके बाद वो कहता है मैं इस फाइट में बिल्कुल भी डुईकुई का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हो तो और हिम्मत करते हो तो, और अगर मैं ऐसा करूं तो ये एग्रीमेंट का उल्लंघन होगा। जिसके बाद मैं फिर कभी भी 1000 मेडिसिनल हाउस के अंदर कदम भी नहीं रखूंगा। अगर तुम वास्तव में ऐसे पर्सन नहीं हो जो कि एक लेडीज के पीछे छिपना चाहते हो तो आओ और मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करने की हिम्मत करो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। और इसके बाद एक इविल स्माइल के साथ जोयान को देखने लगता है और वेट करने लगता है जोयान के इंतजार का। तभी जिन्याओ कहती है नहीं, तुम उसे उकसा रहे हो। जिसके बाद वो जोयान की तरफ देखते तुम्हें इसके उकसावे पे नहीं आना चाहिए। ये बंदा न केवल 2 स्टार डाउडी लेवल का है बल्कि वो भी बॉडी रिफाइनर ही है और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। हालांकि तभी जोयान वही कहता है जो कि हम सबको पता है, ठीक है मैं आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। जोयान की जैसे ही वॉइस सुनाई देती है सभी की लाइमलाइट सीधा ही जोयान के ऊपर आ जाती है। यहाँ पे सभी लोगों को पता था कि लिू चैंग की फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा खतरनाक है, फिर भी वास्तव में जोयान उसके साथ लड़ना चाहता था। सभी को लगता है कि जोयान यहाँ पे मरना चाहता है। हालांकि इन सभी लोग को नहीं पता कि वो बंदा जोयान है, वरना इनकी फटके हाथ में आ गई होती धोती। उन्हें पता था कि जोयान के यहाँ पे जीतने के चांस पूरी तरीके से 0 हैं। यहाँ तक कि जिन्हें तुरंत ही कहती है आप, और वो काफी ज्यादा टेंशन में हो जाती है। वो जोयान को रोकना चाहती थी लेकिन जोयान पहले ही आगे बढ़ चुका होता है। और इसके बाद जोयान उसकी तरफ देखते हुए मुड़ता और कहता है क्योंकि दूसरी पार्टी पहले ही मुझे चैलेंज कर चुकी है तो मैं तुम्हारे पीछे छिपना कंटिन्यू नहीं रख सकता, है ना। तभी वो कहती लेकिन वो बंदा 2 स्टार डाउडी है। तभी जोयान कहता है क्यों, क्या तुम्हें मैं लापरवाह लगता हूँ जो सिर्फ अपनी पावर का दिखावा करना पसंद करता है। जोयान की बात को सुनकर नियाओ अचानक ही चौंक जाती है और इसके बाद जोयान की बातों को और जोयान की कारनामों को याद करने लगती है। उसे तब याद आता है कि जोयान कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। आखिरकार काफी सारे डाउडी लेवल के वॉरियर्स को उसने एक झटके में मारा है। और जब वो ये सोचती है तो तुरंत ही कुछ भी कहना बंद कर देती है और बस जोयान को देखने लगती है। तभी लिू चैंग भी अचानक इस चीज से चौंक जाता है कि जोयान वास्तव में उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करने की हिम्मत करेगा। हालांकि वो काफी ज्यादा टेंशन फ्री था क्योंकि उसे आने वाली फाइट के बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी। उसे पता था कि वो वही जीतेगा। इसीलिए लिू चैंग जोयान को स्माइल करते हुए देखता है और अपना एक हाथ पीठ के पीछे रखता है जबकि दूसरा अपना हाथ सामने कर लेता है और कहता है चलो अब मजा आएगा। लेकिन मजा नहीं आएगा, मजा थोड़ी देर में आएगा क्योंकि लैपटॉप की बैटरी हो गई है 30%। तो मैं ये वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर देता हूँ और लाइट आएगी तो एक और वीडियो मैं 20 मिनट का बना के आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा। क्योंकि अगर मैं इस वीडियो को बनाने के लिए बैठा रह गया और लाइट अगर आज रात को ना आई तो आप लोग को वीडियो ही नहीं मिल पाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो इसे देख लो, फाइट को हम अगले एपिसोड में कवर कर लेंगे। और हाँ, आप लोग के काफी सारे क्वेश्चन थे कि मैं चैप्टर कम कवर कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक चैप्टर 3 चैप्टर के बराबर है। तो अगर मैं 4 चैप्टर कवर कर रहा हूँ ना तो समझ लो 12 चैप्टर कवर कर रहा हूँ। आप 12 चैप्टर सुन रहे हो, एक चैप्टर में 3 चैप्टर है, तो बार बार कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। तो ओके थियन फैमिली, लव यू गाइस। वीडियो आप लोग को थोड़ी देर बाद एक और मिल जाएगा लाइट आते ही, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो लैपटॉप को डिस्चार्ज हो जाना पड़ेगा और आप लोग को वीडियो नहीं मिल पाएगा। तो चलो इसे एंजॉय करो, तब तक देखते हैं क्या होगा। बाय बाय।